देश कोरोना वायरस के प्रकोप से बेहाल है। ऐसे में सभी राज्य सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से निपटने को लेकर अपने राज्य को फ्रंट से लीड किया है, जिसकी तारीफ पीएम मोदी भी कर चुके हैं। सीएम योगी की ही बदौलत आज इतने बड़े राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के हालात दूसरे राज्यों के मुकाबले ठीक है। सीएम योगी ने अभी तो जो भी फैसले लिए हैं वो यूपी के लिए हितकारी साबित हुए हैं। अब कोरोना के कहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक राज्य में होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। योगी ने शादी विवाह, सभा, सम्मेलनों, धार्मिक आयोजन सभी पर रोक लगा दी है। रमजान को ध्यान में रखते हुए योगी ने कहा कि इस साल सभी धर्मगुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज वगैरह अदा करने की अपील की है। योगी ने साफ कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न हो पाए। ये फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है। दरअसल ये सब फैसला यूपी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि राज्य में कोरोना मरीजों की बात करें तो कुल आंकड़ा 1621 हो गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कानपुर के 29 केस में से 13 केस मदरसा छात्रों के हैं, जो तबलीगी जमात के सदस्य के संपर्क में आए थे। देश भर में कोरोना वायरस के बीच कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम पर राजनीति शुरू कर दी है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस मामले में सबसे आगे हैं और कोरोना के इस काल में उनको सबसे ज्यादा चिंता मुस्लिम छात्रों की है। इस बाबत उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि लॉकडाउन में फंसे कश्मीरी छात्रों को रमजान में जम्मू कश्मीर भेजने की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी छात्र फंसे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में फंसे जम्मू कश्मीर के लगभग 400 कश्मीरी छात्र छात्राओं को रमजान के पवित्र माह में उनके घर भेजने का अनुरोध किया है। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि भोपाल में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं को वापस उनके राज्य भिजवाया जाए। दिग्विजय ने लिखा कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और लॉकडाउन के कारण वहां के अन्य राज्यों में फंसे लोगों की परेशानियों को दूर करना और उन्हें विश्वास में लेना केंद्र सरकार का दायित्व है। इन छात्रों में अनेक छात्र मुस्लिम समाज के हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो रमजान के पवित्र महीने में अपने माता पिता और परिवार के साथ रहना चाहते हैं। सवाल है कि कोरोना के संकट में हर धर्म के छात्र अलग अलग जगहों पर फंसे हैं, तो कांग्रेस को मुस्लिम छात्रों की ही चिंता क्यों है? क्या कांग्रेस कोरोना पर भी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है? महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन में अब उद्धव ठाकरे सफेद हाथी हो गए हैं। गठबंधन सरकार में उद्धव ठाकरे की एक नहीं चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकरे के राज में महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी जोरों पर है। पहले ही पालघर मामले में गठबंधन सरकार घिरी है और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लेने पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला कश्मीरा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक सामान पहुंचाने वाले ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वो कुछ सामान पहुंचाने चतुर्वेदी के घर पहुंचा तब उन्होंने उससे नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बताया तो चतुर्वेदी ने कहा कि वो मुसलमान के हाथों कोई सामान नहीं लेंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। महाराष्ट्र में जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से कोई न कोई विवाद होता ही रहता है। पहले ही भीमा कोरेगांव मामले पर भी शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा। इसके अलावा सीएए और एनआरसी मुद्दों पर भी तीनों पार्टियों की अलग अलग राय रही और अब राज्य में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी शुरू हो गई। राज्य की स्थिति यह है कि बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कथित रूप से हमला भी हुआ था और इसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोस्वामी और उनकी पत्नी पर आधी रात
मुंबई में हमला किया गया। 2 बाइक सवार लोगों ने उस समय उन पर हमला किया जब वो स्टूडियो से घर की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में कांग्रेसी गुंडे ही शामिल थे। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मतलब साफ है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से फेल है। राज्य में कोरोना से भी हालात खराब हैं और उद्धव ठाकरे कोरोना से निपटने में फेल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। आजम और उनका परिवार घोटालों के आरोप में सलाखों के पीछे है, लेकिन पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने ही राग में पै रहे हैं। आजम को सजा कोर्ट से मिली है और पूर्व सीएम बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। योगी राज से अखिलेश यादव को आपत्ति है और उन्होंने सीएम योगी पर कई आरोप लगाए हैं। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार से पार्टी के लोकसभा सदस्य मोहम्मद आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को माह रमजान के पवित्र दिनों में इबादत और रोजे का फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहाई करने का आग्रह किया है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि कई बार मंत्री और विधायक राज्यसभा के सदस्य रह चुके मोहम्मद आजम खां प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं और मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान उन्हीं की देन है। उन्होंने उनकी पत्नी के भी विधायक होने का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि दोनों बीमार हैं। सरकार उनके साथ जो व्यवहार कर रही है वो अशोभनीय है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल पर मोहम्मद आजम खां के खिलाफ सरकारी इशारे पर तमाम फर्जी केस दर्ज किए गए हैं और उन्हें जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी सरकार के आचरण से समाज का एक वर्ग बुरी तरह आतंकित है और उसमें असुरक्षा की भावना फैल रही है। उन्होंने कहा कि आजम खां बीजेपी की बदले की भावना के शिकार है और बीजेपी हर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रही है। हालांकि अखिलेश कितना भी चाह ले, आजम खां को जेल से निकालना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि योगी राज में अपराधियों, घोटालेबाजों की जगह जेल में है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के रिश्ते जगजाहिर हैं। ममता उन पर हमेशा मेहरबान रहती हैं और उनके सहारे अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करती हैं। अब एक मामले में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके और ममता बनर्जी फंस सकती हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पीके ने इस कोरोना काल में अवैध तरीके से कार्गो विमान में यात्रा की है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि प्रशांत किशोर विमान में छिपकर दिल्ली से कोलकाता गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह असफल रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना की इस चुनौती के दौर में जब चिकित्सा विशेषज्ञ सहित शासन प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ लोगों को कमान देना चाहिए, तो ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक बिचौलिए प्रशांत किशोर को लॉकडाउन में चोरी छिपे अवैध ढंग से दिल्ली से कोलकाता बुलाया है ताकि अपने झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए छवि चमका सके। इस आरोप के बाद 3 एयरपोर्ट की 72 घंटों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर उनकी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सरकार और उड्डयन अधिकारियों के निर्देश पर दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी एयरपोर्ट की 72 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है ताकि इन आरोपों की जांच की जा सके। उन्होंने मांग की कि प्रशांत किशोर को, पश्चिम बंगाल सरकार को और प्रशांत की मेहमान नवाजी कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस यात्रा से अनुमति से संबंधित कागजात सार्वजनिक करना चाहिए। हालांकि अभी जांच चल रही है और अगर फुटेज में प्रशांत दिख जाते हैं तो उन्हें और ममता सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने यात्रा क्यों की और फिर ममता सरकार पर भी सवाल उठने तय हैं। देश भर में एक तरफ कोरोना से जंग जारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस राजनीतिक दांवपेच में जुटी है। महाराष्ट्र से लेकर एमपी, राजस्थान और दूसरे राज्यों में कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को उठाकर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। संकट के इस घड़ी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अलग थलग राय रखी है। कपिल सिब्बल का कहना है कि सरकार एनआरसी, सीएए का मुद्दा छोड़ दे और एक नया हिंदुस्तान बनाए।
मतलब कांग्रेस एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के मुद्दों को अभी से ही हवा देनी शुरू कर दी है। इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा राजनीति कांग्रेस ने ही की है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन हो या देश के दूसरे कोने में, कांग्रेस नेता हर जगह पहुंचकर मामले पर राजनीति कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस इतने पर भी नहीं रुक रही है। बीते दिनों एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम छात्र जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, उनको जम्मू कश्मीर भेजने की व्यवस्था की जाए। यहाँ भी कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों की बात की है। महाराष्ट्र के पालघर मामले में भी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगाकर देख रही है और जांच से पहले ही बता दिया है कि पालघर कांड में एक भी मुसलमान शामिल नहीं था। मतलब साफ है, कांग्रेस ऐसे समय में जब देश पर विपत्ति पड़ी है, इस दौरान भी अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे यानी राज ठाकरे एक बार फिर आमने सामने है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की शराब की दुकान खोलने को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना ने तंज कसा है। शिवसेना ने कहा कि राज ठाकरे के लिए खाने की प्लेट की तरह पेग भी जरूरी है। शिवसेना ने कहा कि राज ठाकरे को पता होना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ वाइन शॉप बल्कि शराब की फैक्ट्रियां भी बंद है। शिवसेना के अखबार सामना में लिखे गए संपादकीय में पार्टी ने कहा कि आपको केवल दुकानें खोलने से राजस्व नहीं मिलता है, सरकार को उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के रूप में राजस्व मिलता है। जब एक वितरक कारखानों से उत्पाद खरीदता है, इन इकाइयों को शुरू करने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर दुकानें फिर से खुली तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा। संपादकीय में कहा गया है कि राज ठाकरे ने मांग के जरिए सरकार को बताया कि खाने की तरह शराब भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे चावल की प्लेट लोगों के लिए जरूरी है, उसी तरह वो क्वार्टर और पैग पर भी निर्भर है। वहीं शिवसेना ने अपने पहले की सहयोगी बीजेपी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि संकट के समय में विपक्ष के नेता सरकार को सलाह नहीं दे रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे ने गुरुवार को मांग की थी कि राज्य सरकार को शराब की दुकानों और रेस्तरां को खोलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वो लोग अपना व्यापार चला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।